जय हिंद दोस्तों। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सारे करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं दोस्तों। सारे चुने हुए प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, कौन कौन सी योजना लागू हुआ, संसद में क्या क्या पारित हुआ, प्रश्न जो है यहीं से ज़्यादा बनते हैं, है ना। इसी तरह के सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। कल से टीचर्स का एग्ज़ाम चालू है। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर वीडियो देख लें। 69 बीपीएससी वालों के लिए तो रामबाण है ही। ठीक है ना, टीचर्स में भी ये प्रश्न जो है देखने को मिलेगा ही। आइए देखते हैं। उम्मीद है आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जानकारी सारी अच्छी हैं, सारे प्रश्न ही अच्छे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न चुन कर लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल दिया है। नया नाम क्या रखा है तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ठीक है, बहुत न्यूज़ों में छाया हुआ है, हर जगह ये अभी नाम लिया जा रहा है। ठीक है ना। केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए अभियान का नाम क्या रखा है तो ऑपरेशन गंगा तो सब लोग जानते होंगे। रूस और यूक्रेन का युद्ध में यूक्रेन से लाने के लिए किया गया था, ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। ठीक है, ये है सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए अभियान का नाम क्या रखा गया है तो ऑपरेशन कावेरी। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़रूर पूछे जाने की संभावना है क्योंकि गंगा वाला जो है ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से लाने के बाद बहुत बार एग्ज़ाम में देखने को मिला था, है ना। जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। जलाशयों के संरक्षण के लिए सारा बातों को समझिएगा और बहुत से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पे। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लास्ट है वीडियो ये टीचर्स वालों के लिए, 69 वालों के लिए तो आते रहेंगे, है ना। जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या है, जल जन अभियान। इसका नाम ज़रूर से ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कहाँ से शुरू किए थे तो ये राजस्थान से। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूएन मुख्यालय में कितने देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। योग दिवस पे बनाया। योग दिवस कब मनाया जाता है जानते हैं आप तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है ना। यूएन मुख्यालय में कितने देशों के साथ, इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि यूएन मुख्यालय में किए और अपने देश के मोदी साहब किए हैं प्रधानमंत्री जी। कितने देश के प्रतिनिधियों के साथ योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो ये 135। ठीक है, 135 देश के प्रतिनिधियों के साथ। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि नहीं ये आप समझ सकते हैं। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये कौन सा योजना शुरू किया था तो ये अमृत धरोहर योजना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही। आइए देखें अमृत धरोहर योजना क्या है तो अमृत धरोहर योजना है झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देती है। ठीक है ना। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। सारे ऑपरेशन जितने भी हैं तो ये एग्ज़ाम में ऐसी तरह के ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा किया था तो ऑपरेशन करुणा। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। म्यांमार की सहायता के लिए भेजा था। और ऑपरेशन करुणा क्या है, ऑपरेशन करुणा के तहत भारतीय नौसेना के 3 जहाज़ राहत सामग्री लेकर कोयांगुन पहुंचे थे। ठीक है, ऑपरेशन में शामिल कौन कौन से जहाज़ हैं भारतीय जहाज़, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कामोटा और आईएनएस सावित्री। इन तीनों का भी नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि चौथा देकर पूछ सकता है कि कौन कौन से जहाज़ जो हैं ऑपरेशन करुणा में शामिल थे, है ना। प्रश्न कैसे पूछेगा ये आप समझ सकते हैं। अपनी तैयारी आपको मजबूत रखनी पड़ेगी। 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए 2023 में हुआ है तो ये ऑपरेशन दोस्त नाम रखा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, चुने हुए प्रश्न है ना। जो देखेगा उसको फ़ायदा तो मिलेगा ही दोस्तों।
जो नहीं देखें वो कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में किस योजना को शुरू किया है। 15 वर्ष से जो लोग साक्षर नहीं होते, अशिक्षित रह जाते हैं, उनको साक्षर बनाने के लिए, क्योंकि 15 वर्ष के बाद तो है फैक्ट्रियों में काम करने चले जाते हैं, इधर उधर काम करने चले जाते हैं, ठीक है, साक्षरता की कमी के कारण। उनको साक्षर बनाने के लिए ये योजना लाया गया है। इसका नाम क्या है, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। डी आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर भारत में ये मोदी सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। इससे पहले कोई भी सरकार नहीं की थी उत्तर भारत के लिए, लेकिन ये सरकार जो है उत्तर भारत के लिए बहुत कुछ सोची, ठीक है। तो ये कौन सी योजना लाई है, चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गाँवों का विकास करने के लिए। इसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम, ठीक है। इसको VVI जरूर कर लीजिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। और ये कौन किए हैं, तो ये गृह मंत्री अमित शाह ने किया है ना। अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किविथु से शुरू किया है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। और वाइब्रेंट विलेज क्या है, यह एक केंद्रीय वित्त पोषीय प्रोग्राम है जिसका घोषणा सीमावर्ती गांव को विकसित करने के लिए की गई है। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये देखें और इम्पोर्टेंट सवाल आ गए। पति पत्नी के बीच सुलह की गुंजाइश न रहने पर सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तलाक को तुरंत मंजूरी दे सकता है। संसद में जितने भी अनुच्छेद पे होगा उस पर सवाल बनेगा ही दोस्तों, ठीक है। ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, अनुच्छेद 142, ठीक है। पति पत्नी में सुलह आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है ना। लगभग हर घरों में ये उतना ही है। जो अब बीवी की सुनेगा उसकी घर चलेगा, ये तो कहावत जानते ही हैं, ठीक है ना। आजकल लोग नहीं सुन रहे हैं, तो इसीलिए लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसकी है सुनवाई बहुत जल्द हो जाएगी अब, है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर पति पत्नी का रिश्ता इतना ख़राब हो चुका है कि अब सुलह होने की गुंजाइश बची ही नहीं है, तो कोर्ट जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 142, इस आर्टिकल को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 142 क्या है आप समझ सकते हैं। तलाक जो है बहुत जल्दी मंजूरी हो जाएगा, ठीक है ना। उनको जो है फैमिली कोर्ट जाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और 6 से पहले 18 महीने का इंतज़ार करना पड़ता था। अब ये सारी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाल के हाल लो तलाक चाहिए, ठीक है, तो अलग हो जाओ। तो ये 142 अनुच्छेद के तहत होगा, ठीक है ना। द्रौपदी मुर्मू ने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी और ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी। उनसे पहले भी राष्ट्रपति जो है 2 राष्ट्रपति उड़ान भर चुके थे, है ना। ये भी फाइटर जेट से उड़ान भरी हैं अपने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। किस फाइटर जेट से उड़ान भरी हैं, मिराज नहीं है, ये सुखोई 30 MKI, ठीक है। इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके लोकसभा सचिवालय ने सांसद के तौर पर राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द कर दी। सुने होंगे न्यूज़ों में, ठीक है ना। ये कौन सा अनुच्छेद था, अनुच्छेद 102, बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 102 के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। उनकी लोकसभा से अयोग्यता ख़त्म कर दी गई थी और फिर से चालू हो गई। आइए देखें और सवाल उन्हीं पे। संविधान के किस अनुच्छेद और कानून के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया था। तो ये अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दोनों को मिलाकर जो है उनकी अयोग्यता लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया था। इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जातीय हिंसा से ग्रस्त किस राज्य के एक वायरल वीडियो से पूरा देश स्तब्ध रह गया, जिसमें सैकड़ों की भीड़ 2 महिलाओं को नग्न परेड निकाल रही थी। बहुत ही न्यूज़ में छाया हुआ था ये मणिपुर, इसको मत भूलिएगा, है ना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो ये इम्पोर्टेंट हो ही जाता है ना। केंद्र सरकार ने शुरू किया है, ऐसे ही इम्पोर्टेंट है, 2023 में है, ठीक है। तो ये है महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना, बहुत इम्पोर्टेंट है। महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना यानी कि महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा।
रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया? रेबीज जो है कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, ये तो बहुत सुने होंगे बचपन में। ठीक है, तो ये रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए ये रेबीज नियंत्रण राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP, ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। डी आंसर इसके बारे में देख लीजिए। क्या है रेबीज? एक वायरल बीमारी है और यह वायरस रेबीज से पीड़ित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है और उनके काटने से जो है ये आदमी फैल जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के किस विवादित धार्मिक स्थल में मॉडर्न तकनीक से अंडरग्राउंड सर्वे का आदेश दिया? वाराणसी में हो रहा है ज्ञान वापी मस्जिद, इसके पर प्रश्न जो है बनेगा ही। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के MSME उद्यमियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप प्रदान करने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? MSME उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, ठीक है ना, तो ये MSME प्रतिस्पर्धा LEAN योजना, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी आंसर। किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2023 में सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया? तो ये पाकिस्तान का ही कोई था, ठीक है ना, परमानेंट कोर्ट ऑफ, ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि PCA ने सुनाया था, इसको भारत ने खारिज कर दिया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, सुने होंगे। यह भारतीय संविधान के इतिहास में कौन सा अविश्वास प्रस्ताव था? इससे पहले जो है 1918 में लगाए थे, ये 2018 में लगाए थे, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होना था और ये फिर से अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव इस बार भी लाई है विपक्ष, ठीक है ना, तो ये 28वां है अविश्वास प्रस्ताव टोटल मिलाकर। और क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, ये देख लीजिए। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, जबकि हमारे इस मोदी सरकार के पास तो निर्विरोध बहुमत है ना, और या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो यह विश्वास प्रस्ताव लाती है, लेकिन यहाँ तो बहुमत ज़्यादा है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। ये बात को ध्यान रखिएगा और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें अनुच्छेद 75 का भी रोल है, तो ध्यान रखिएगा। जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है? तो ये 87,000। अब तो बहुत सुनने में आ रहा है कि वापस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये 87,000 का आंकड़ा ज़रूर ध्यान रखिएगा। PM मोदी मिस्र यात्रा के दौरान जून 2023 में किस ऐतिहासिक मस्जिद में गए जिसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था, बहुत न्यूज़ में छाया हुआ था? ये जो है अल हकीम मस्जिद, नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? मिस्र में। मिस्र की यात्रा अभी जून में किए थे। यूएन प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा प्राइवेट डिनर के दौरान PM मोदी ने किस पुस्तक का पहला एडिशनल उपहार के तौर पर सौंपा? ये भी इम्पोर्टेंट है, 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। ठीक है, आइए देखें। और PM मोदी को मिस्र ने जून 2023 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, इस अवार्ड का नाम बताइए? तो ये अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल। ठीक है, इसको भी नोट कीजिएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो सबको पता है प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है ना, बिना राष्ट्रपति और बिना विपक्ष के। ठीक है, बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन करना तो मोदी जी को ही है ना, जब उन्होंने बनवाया है तो करने वाला दूसरा कोई कौन हो सकता है। नए संसद भवन का देखिए उद्घाटन कब हुआ और ये शिलान्यास किस दिन हुआ था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को, जबकि शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम बताइए? तो ये हैं बिमल पटेल। ठीक है, डी आंसर। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित है, इसका वजन बताएं? इस पर भी विवाद हुआ था, कोई बोल रहा था शेर का मुंह इधर है तो शेर तना क्यों है, तो ये झुका क्यों है ना, बहुत सारी बातें होती रहती है। तो ये अशोक चिन्ह स्थापित है, इसका वजन है 9,500 किलोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान जरूर रखिएगा। PM मोदी ने
नए संसद भवन में किस जगह पर संगोल स्थापित किया? संगोल जो है चोल साम्राज्य से लिया गया था, इस बात को आप ज़रूर नोट कीजिएगा, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये संगोल जो है लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है, इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में अभी हाल ही में हुआ, सब सुने होंगे, कांग्रेस की वहाँ सरकार बनी है। आईएनसी कांग्रेस ने बहुमत के साथ कितनी सीटें जीती? तो 135 सीटें जीती, है ना, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। और किसने कौन कौन सी जीती थी? बीजेपी ने 66, जेडीएस ने 19 और अन्य ने 4 सीटें जीती है। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज है। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की थीम क्या था? नीति आयोग की बैठक जो भी होगी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सबको पता है, प्रधानमंत्री। तो ये कौन सा थीम था? ये विकसित भारत @2047, टीम इंडिया की भूमिका, बहुत इम्पोर्टेंट है इसका थीम। अभी 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है ना। किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है? तो ये कहाँ स्थापित हुई है? तेलंगाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग कब बना था? सबको पता होना चाहिए, 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। किसके जगह बना है? अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए। नीति आयोग का नाम उसके पहले क्या था? ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यही है। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? तो ये है आप। ठीक है, आप आ गई है और कुछ दलों को जो है राष्ट्रीय दल से हटा दिया गया है ना। तो ये भी आगे है, प्रश्न में आपको जानने को मिलेगा। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय दल का दर्जा उनको मिल गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त राजनीतिक दलों का नाम बताइए। अब कुल 6 पार्टियां जो रह गई है वो राष्ट्रीय पार्टी रह गई है। कौन कौन सी? तो बीजेपी, INC, BSP, CPIM, NPP और आप। ठीक है, 6 पार्टियां ही रह गई है। कौन कौन सी निष्कासित हुई है वो भी देख लेते हैं। भारत में देखिए कुल 6 राजनीतिक दलों को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है? तो ये किससे लिया है? TMC पहले थी, NCP थी और CPI थी। ठीक है ना, इन तीनों से ले लिया, तो याद रखिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश में बीमार गोवंश के लिए कितने मोबाइल वेटरनरी यूनिट को CM ने मार्च 2023 में लॉन्च किया? CM जी किए हैं। उत्तर प्रदेश के CM कौन हैं? सबको पता है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अभी उनको किस नाम से जाना जाता है आपको पता है अच्छी तरह से, है ना। ये 520 जो है यूनिट किया है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा गोवंश के लिए। ठीक है ना, कितने मोबाइल वेटनरी यूनिट को शामिल किया है, लॉन्च किया है? तो ये 520 ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम बताएं। राष्ट्रपति भवन में था मुगल गार्डन, उसका नया नाम हो गया है अमृत उद्यान। इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। देश के कैबिनेट सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने तीसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कौन है अपने भारत देश के कैबिनेट सचिव? तो राजीव गौबा जी, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। भारत में कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन होगा जिसका ऐलान ऑस्ट्रेलिया के PM ने किया? ये कौन होगा? ये डिकिन यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया के PM ने ये अनाउंस किया था, और ये डिकिन यूनिवर्सिटी पहला यूनिवर्सिटी होगा भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला, है ना। तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता। किंग्स चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? उनकी ताजपोशी हुई थी, है ना। तो किसने किया था? ये अपने देश के उपराष्ट्रपति किए थे। इम्पोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जहाँ भी जाएंगे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन है अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ जी, ये भी नए बने हैं, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति हैं? राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू नाम सुन लिए होंगे, लेकिन कौन से नंबर की हैं? तो ये 15वें नंबर की हैं, ये बात को आपको नोट करना पड़ेगा,
है ना। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस इंडिया कौन बने हैं? ये बने हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नागालैंड की पहली महिला सांसद का नाम बताइए जो राज्यसभा की अध्यक्षता करने का जिनको मौका मिला। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते हैं तब कोई अध्यक्षता करता है, तो ये मौका मिला है नागालैंड की पहली महिला सांसद को। तो ये कौन है? एस फांगनोन कोन्याक। ठीक है, आप नाम समझ सकते हैं। ठीक है, झारखंड विधानसभा में ने प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक करने वालों पर कितना जुर्माना और कैद की सज़ा का प्रावधान किया है? बहुत ही अच्छा ये विधेयक पास किया है, बिहार को भी करना चाहिए, है ना। ये 2 से 10 करोड़ रुपया जुर्माना और उम्र कैद, बहुत ही अच्छा किया है ना। विधेयक लाया है ताकि अंकुश लगे। पेपर लोग आउट कर देते हैं, समझते नहीं हैं, जो तैयारी करते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया था? तो मेरी माटी मेरा देश, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे नंबर पे। ठीक है, उससे पहले कौन है? पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे रूस और तीसरे नंबर पर है चीन और चौथे नंबर पर अपना देश भारत, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में, है ना। और सबसे अंतिम पे अगर पूछ सकता है तो ये 145वें स्थान भूटान की सेना का है। ठीक है ना। तो यही था वीडियो, पूरे 45 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही दोस्तों। अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको खुद समझ सकते हैं कितना मज़ा आया होगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।